सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 4 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 4 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है विक्की करौली हो गए, नीतीश कुमार हो गए, चंदन ठाकुर हो गए, इसके अलावा सीके प्रेमजोन हो गए, भागीरथ मुकेश सोलंकी हो गए, इसके अलावा और भी अन्य कैंडिडेट्स जिन्होंने भी टेलीग्राम पर लिख कर प्रश्न भेजे थे, उन सभी कैंडिडेट्स को जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ कि एग्ज़ाम होने के बाद जो है आपने टेलीग्राम पर जो वो लिख कर जो वो प्रश्न भेजा है। तो देखिए, इसी प्रकार से जब भी आपका एग्ज़ाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बहुत सारे मतलब कि डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो देखिए आप टेलीग्राम पर जाकर भी जो है ना स्टडी फॉर यू, आप स्टडी फॉर यू 450 आप सर्च कीजिएगा। वहां पर जाने के बाद जो है आप डायरेक्टली मैसेज भी जो वो कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2 जून 2026 को किस भारतीय राज्य ने जो है ना अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2 जून 2026 को जो है ना तेलंगाना राज्य ने जो है अपना 12वां स्थापना दिवस जो आपका मनाया है। और इस राज्य का जो गठन है ये आपका आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत जो है 2 जून 2014 को जो है आपका हुआ था, जिसके कारण तेलंगाना जो है ना ये भारत का 29वां राज्य भी जो है आपका बन गया था। तो तेलंगाना ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि मई 2026 में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन सरकार द्वारा किस सर्वोच्च सम्मान से जो आपका सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ना स्वीडन का प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसका नाम आपका क्या है, तो आपका रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस, ये जो इनका मतलब कि स्वीडन का जो आपका प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इस पुरस्कार से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मई 2026 में जो है आपका प्रदान किया गया था। और ये सम्मान जो है ना उन्हें दोनों देशों के बीच जो है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और कूटनीतिक सहयोग में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है ना इन्हें आपका दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये पुरस्कार किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, फिर से आपका ये रिपीटेड प्रश्न है, मतलब लॉरियस अवार्ड से आपके मतलब कि लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित समारोह में जो है ना किस खिलाड़ी को जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 के खिताब से आपका सम्मानित किया गया है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प भी आपके दिए गए थे। तो ये लॉरियस अवार्ड 2026 में आपके लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना 2026 का, ये जो आपके कार्लोस अल्कराज को जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि कार्लोस अल्कराज जो है ये किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो आपके स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, यहाँ से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2026 में अगर बात किया जाए, तो इसमें आपका स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स में वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है, तो देखिए 2026 का ये बेलारूस टेनिस स्टार आर्याना सबालेंका को जो आपका दिया गया है। इसके अलावा टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये पेरिस सेंट जर्मन को जो आपका दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके लैंडो नॉरिस को जो आपका दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके रॉरी मैक्लरॉय को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद ए डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग खेल व्यक्ति का जो पुरस्कार है ना, व्यक्तित्व का जो पुरस्कार है, ये ग्रेबियल अराउजो को जो आपका दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये क्लो किम को जो आपका दिया गया है। यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये लामिन यमाल को जो आपका दिया गया है। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड का जो पुरस्कार है ये टोनी क्रूज को जो आपका दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये नादिया कोमनेची को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड का जो अवार्ड है ना ये फुटबॉल मास्क को जो आपका दिया गया है। इसके अलावा इसके आयोजक के बारे में पूछा जाए तो देखिए, इस समारोह की जो मेजबानी है ना ये टेनिस के दिग्गज नोवाक जोकोविच और फ्री स्टाइल स्कीइंग स्टार एलिन गू के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका बता कि अप्रैल 2026 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में जो है ना कौन सा देश लगातार 10वीं बार जो है ये आपका प्रथम स्थान पर आएगी, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। अब यही सब प्रश्न बताइए जो मैंने करंट अफेयर्स में आपको करवाया है। क्या करंट अफेयर्स के जो मैंने वीडियो अपलोड किया आप उसमें देख लेना, सारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है ना उसी वीडियो से आपके लगातार जो वो पूछे जा रहे हैं। आपको क्या करना है कि रेलवे एनालिसिस 2026 का आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, तो उसमें आपको 4 से 5 मतलब कि वीडियो जो है ना करंट अफेयर्स के जो आपके अपलोड किए गए, तो आप वो 4 से 5 वीडियो जो है आप जरूर देख कर जाएगा जब भी आपका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। मैं आपको बस इतना ही रिकमेंड कर सकता हूं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में आपकी 10वीं बार लगातार जो है ना पहले स्थान पर जो है ये आपका नॉर्वे देश जो आपका रहा है। तो नॉर्वे ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये किसके द्वारा जो आपका जारी किया जाता है, तो ये आपके रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो आपका जारी किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में अगर शीर्ष 3 देश की अगर सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो देखिए पहले स्थान पर आपका नॉर्वे रहा है जिसका स्कोर 92.72 रहा है। दूसरे स्थान पे आपका नीदरलैंड देश रहा है जिसका स्कोर जो है 88.92 जो आपका रहा है। और तीसरे स्थान पे जो है एस्टोनिया देश जो आपका रहा है जिसका स्कोर 88.54 जो आपका रहा है। और भारत की स्थिति के बारे में अगर जान ले तो ये इस सूचकांक में कुल 180 देशों में भारत जो है ना 157वें स्थान पर जो आपका रहा है। और भारत का जो स्कोर है ये 31.96 जो आपका रहा था। और सबसे अंतिम स्थान के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपका इरिट्रिया देश जो आपका रहा है जो कि 180वें स्थान पर जो आपका रहा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायो फार्मा शक्ति पहल में जो है ना शक्ति का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होगा ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय बजट 2026-27 में शुरू हुई बायो फार्मा शक्ति पहल का जो पूरा नाम है ना ये आपका क्या है, तो ये आपका स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। यानी हिंदी में अगर बात करें तो ज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से जो है स्वास्थ्य सेवा उन्नति के लिए रणनीति, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये भारत को उन्नत बायोलॉजिक्स और बायो सिमिलर दवाओं के वैश्विक उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र भी जो आपका बनाना है। तो ये वाला विकल्प आपका किस में दिया गया, यानी आपका जो शक्ति का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका ऑप्शन बी वाला होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि नासा और इसरो के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम आपका क्या, तो ये आपका निसार है। और निसार को जो है ना ये किस रॉकेट या प्रक्षेपण यान की मदद से लॉन्च किया गया था ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प भी आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि निसार जिसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो ये आपका नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार होता है। और इस उपग्रह को जो है ना ये आपका इसरो के जो है GSLV F-16 यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपके F-16 या फिर मार्क 2 रॉकेट के द्वारा जो है ना इसे सफलतापूर्वक जो है आपका लॉन्च किया गया था। और ये जो मिशन है ये आपके अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में जो है भारत और अमेरिका के बीच पहला सबसे बड़ा संयुक्त पृथ्वी अवलोकन अभियान भी जो आपका माना जाता है। तो GSLV F-16 ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा निसार के अगर लॉन्च तिथि और स्थान की अगर बात किया जाए तो देखिए इस ऐतिहासिक उपग्रह को जो है ना ये आपका 30 जुलाई 2025 को जो है शाम 5:30 बजे 5:40 बजे जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय लॉन्च पैड से जो आपका लॉन्च किया गया था। और ऑर्बिट यानी कक्षा की अगर बात किया जाए तो ये GSLV F-16 रॉकेट ने लगभग जो है 2400 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह को पृथ्वी से जो है ना 743 से 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा यानी सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में जो है ये आपका स्थापित किया है। और ये आपका GSLV रॉकेट को जो है अपनी तरह का पहला मिशन था जिसे आपका ध्रुवीय कक्षा में भी जो आपका भेजा गया था। और इसके तकनीक के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये निसार दुनिया का जो है ना पहला ऐसा उपग्रह है जो आपका ड्यूअल फ्रीक्वेंसी यानी दोहरे बैंड रडार प्रणाली का उपयोग जो आपका कर रहा है। और इसमें नासा द्वारा विकसित L बैंड और इसरो द्वारा विकसित S बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार जो है ना ये आपका शामिल है। एग्जाम में पूछा जाता है कि निसार में S बैंड जो है ना ये किसके द्वारा मतलब कि आपका विकसित किया गया, तो ये आपका इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। जबकि L जो बैंड है ना ये आपका नासा के द्वारा जो आपका विकसित किया गया है। और इसके कार्य की अगर बात किया जाए तो देखिए ये जो आपका उपग्रह है हर 12 दिन में पूरी दुनिया की जो है ना भूमि और बर्फ से ढकी सतहों का जो है ये आपका सटीक मानचित्रण यानी मैपिंग भी आपका करता है। और इससे भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक आपदाओं की जो है सटीक भविष्यवाणी करने में भी जो आपका मदद जो आपका मिल रहा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका रहता है कि जून 2026 में उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य को जो है ना भारत का 100वां रामसर स्थल यानी रामसर साइट जो आपका घोषित किया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 5 जून 2026 को जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जो है आपका ऐतिहासिक सुरा ताल को जो है ना, जिसे आपका जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है, इसको जो है भारत का 100वां रामसर स्थल जो आपका घोषित किया गया था। हालांकि 100वां से नहीं पूछा गया था, प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि हाल ही में जो है आपके उत्तर प्रदेश के किस मतलब कि पक्षी अभ्यारण्य को जो है ना ये आपका रामसर स्थल जो आपका घोषित किया गया है। तो शायद बच्चे ने बताया कि सर ऑप्शन में मतलब कि आपका सूरताल नहीं दिया गया था। तो देखिए सूरताल अगर नहीं दिया गया होगा तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश के पर्यावरण इतिहास के लिए जो आपका बेहद खास रहा है, क्योंकि इस साल जो है ना यानी 2026 में 3 स्थलों को जो है ना यानी उत्तर प्रदेश के 3 स्थलों को जो है ये आपका रामसर सूची में जो आपका जोड़ा गया है। और वो 3 स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिए जनवरी 2026 में पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि आपका उत्तर प्रदेश के एटा में है, इसे आपका भारत का जो है ना 58वां रामसर सूची में जो आपका शामिल किया गया था। और अप्रैल 2026 में जो है ये आपका शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है जो कि आपका अलीगढ़ जिले में आपका स्थित है, ये भारत का 19वां रामसर सूची में जो आपका शामिल किया गया था। और ये वाला तो मैंने आपको बता दिया है। तो शायद आपसे ऑप्शन में आपका ये वाला ना देकर शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य वाला जो आपका दिया गया था, तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य में शामिल होने के बाद जो है ना उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की जो संख्या बढ़कर जो है ये आपका 13 हो गया है। और ये सर्वाधिक रामसर स्थलों के मामले में जो है ना भारत में तमिलनाडु यानी तमिलनाडु में आपके 20 रामसर साइट्स हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पे जो है ये आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि मई 2026 में भारत की मेजबानी में 12 मित्र देशों की सेनाओं ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 12 देशों की सेनाओं ने हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का जो आयोजन है ना ये मेघालय के जो है उमरोई सैन्य स्टेशन में जो आपका किया गया है। और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है ये आपका हिंद महासागर क्षेत्रों में मित्र देशों के बीच जो है ना सैन्य सहयोग, इसके अलावा इंट्रोपरेबिलिटी यानी आपका अंतर क्रियाशीलता और आतंकवाद विरोधी अभियानों में जो है समन्वय को जो है आपका मजबूत करना है। तो आपका मेघालय का उमरोई ये आपका किस विकल्प में आपका दिया, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका प्रगति अभ्यास है ये कब और कहाँ पर मतलब कि आयोजन किया गया था, तो देखिए ये जो आपका सैन्य अभ्यास है ना ये 20 से 31 मई 2026 तक जो है मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में जो है आपका आयोजित किया गया था, जो कि आपका पहला संस्करण भी जो आपका रहा था। और प्रगति का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये प्रगति का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन होता है। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी, ये जो आपका प्रगति का फुल फॉर्म होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि मई 2026 में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष स्मारक पुस्तक का जो विमोचन है ना ये किसने किया है आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है ना ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित स्मारक पुस्तक का विमोचन जो आपका किया है। और इस पुस्तक में जो है 100 सैन्य कर्मियों के जो है ये आपके संस्मरण है। तो राजनाथ सिंह आपके किस विकल्प में आपका दिया गया, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो आपका प्रीवियस रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था कि पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान के जो लेखक है ना ये आपके कौन है। तो देखिए ये जो आपका पुस्तक है ना ये लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो के द्वारा जो आपका लिखा गया है। और इस पुस्तक का विमोचन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए यानी इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो विमोचन है ये आपका सितंबर 2025 में जो है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा जो ये आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसमें क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा इस प्रकार से था कि 2026-27 में जो आपका आधिकारिक राष्ट्रीय जनगणना हो रहा है ना इसके संचालन के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रशासनिक रूप से जिम्मेदार होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में आपके दशक की जनगणना यानी जो डेकेनियल जो सेंसस होता है ना इसको कराने के लिए जो है ये आपका गृह मंत्रालय जो आपका जिम्मेदार होता है। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो कार्यरत ये आपके जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी महारजिस्ट्रार
एवं जो आपके जनगणना आयुक्त का जो कार्यालय है ना, इसे पूरी प्रक्रिया का आयोजन और प्रबंधन जो आपका करता है। तो ऑप्शन में आपका महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त जो आपका दिया गया था, तो ये वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका साइंस में आता है कि मानव शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र में फेफड़ों से ऑक्सीजन को अवशोषित कर पूरे शरीर की कोशिकाओं तक प्रवाहित यानी परिवहन करने का कार्य जो है ना, मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर में रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह मुख्य रूप से जो है ना, ये आपका रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से जो आपका होता है। और लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन फेफड़ों से जो है ना, ऑक्सीजन को सोखकर जो है शरीर के सभी अंगों और ऊतकों तक जो ये आपका पहुंचाता है। तो आरबीसी किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के अगर कार्य की अगर बात किया जाए, तो देखिए इनका जो कार्य है ना, ये आपका शरीर को संक्रमण और विदेशी हानिकारक तत्वों से जो आपका बचाना है, यानी ये जो आपका एक प्रतिरक्षा प्रणाली है। प्लेटलेट्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो ये जो आपका चोट लगने पर जो है रक्त का धक्का यानी ब्लड क्लोटिंग जमाने में जो आपका मदद करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल में आता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ जो आपका 15 सेंटीमीटर है, यदि किसी वस्तु का लेंस के सामने आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और एक वास्तविक छवि आपका बनता है, तो छवि की दूरी और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन क्रमशः जो है ना, ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपका न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यानी जो नई कार्तीय जो चिन्ह पट्टी आई है, इसके अकॉर्डिंग इसमें आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी आपका वस्तु की दूरी, जिसे आपका यू कहा जाता है, ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका -25 सेंटीमीटर जो आपका हो जाएगा। क्योंकि वस्तु हमेशा जो है ना, ये क्या होता है, तो ये आपका लेंस के बाईं ओर जो आपका रखा जाता है, इसलिए आपका ये निगेटिव हो जाएगा। फोकस दूरी की अगर बात किया जाए, यानी फोकल लेंथ की अगर बात किया जाए, तो ये आपका +15 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन में गिवन था। क्योंकि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस जो होता है ना, ये आपका दाईं ओर होता है, इसलिए आपका ये जो पॉजिटिव होगा। अब हम लोग इसके लिए आपका क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग को यहाँ पर भी निकालना है, तो हम लोग लेंस फार्मूला का जो यूज है ये कर लेंगे। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ पर आपका ये लेंस फार्मूला होता है। तो इस पे वैल्यू पुट करके जो है ना, हम लोग भी जो वो निकाल लेंगे। तो 1/f, f आपका 15 दिया गया है, भी हमें निकालना है, और 1/u ये आपका -25 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप इजिली सॉल्व करोगे, तो आपका भी जो निकल कर आएगा ना, ये आपका +37.5 सेंटीमीटर जो आपका निकल कर आएगा। और चूंकि छवि दूरी यानी भी का मान जो ये आपका क्या है, तो पॉजिटिव यानी आपका धनात्मक है, इसलिए छवि लेंस की जो है ना, ये आपका दूसरी ओर यानी आपका दाईं ओर जो आपका मतलब कि 37.5 सेंटीमीटर पर जो आपका बनेगा। और ये आपका ये दर्शाता है कि ना छवि आपका जो है क्या होगा, तो ये आपका रियल यानी वास्तविक होगा। तो हम लोग का भी तो वो निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन जो वो निकाल लेंगे, यानी आवर्धन जो वो निकाल लेंगे। तो लेंस के लिए जो आपका आवर्धन का सूत्र होता है, ये क्या होता है, तो m = v/u होता है। तो इस पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो भी आपका कितना, तो ये आपका 37.5 और u आपका -25 है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो ये आपका -1.5 जो आपका निकल कर आएगा। यानी ये जो आपका आवर्धन का जो ऋणात्मक चिन्ह यानी निगेटिव साइन आपका ये स्पष्ट कर रहा है ना, कि छवि जो होगा ये आपका क्या होगा, तो इन्वर्टेड यानी आपका उल्टा होगा। तो +37 और -1.5 किस विकल्प में जो आपका दिया गया यहाँ पर, यानी आवर्धन जो निकल कर आएगा, ये आपका -1.5 जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आपका करंट अफेयर से आता है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में निम्नलिखित में से किस प्रमुख राष्ट्रीय योजना या फिर मिशन के लिए जो है ना 924.35 करोड़ जो ये आपका आवंटित किया गया, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय बजट 2026-27 में 924.35 करोड़ का जो बजटीय आवंटन है ना, ये भारत सरकार के फ्लैगशिप खेल विकास योजना खेलो इंडिया के लिए जो है आपका आवंटित किया गया है। तो खेलो इंडिया ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि युवा मामले और खेल मंत्रालय को जो है ना, इसमें आप जो कुल आवंटन है, ये आपका 4479.88 करोड़ जो आपका किया गया है। जिसमें खेलो इंडिया के लिए जो है ये आपका 924.35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और विनिर्माण पहल के लिए जो है ना, यानी खेल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देने हेतु पहली बार अलग से जो है 500 करोड़ भी जो आपके दिए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है ना संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है प्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मुख्य रूप से जो है ना ये आपके संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 7 जो कि आपका SDG 7 जो है ना ये आपके अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी यानी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से जो आपका संबंधित है। और ये योजना जो है घरों की छतों पर जो है सोलर पैनल लगाकर जो है ना ये आपका रेन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को भी जो है आपका बढ़ावा देता है। तो SDG 7 ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर साइंस में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है ना चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल का उपयोग करके जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारावाहिक चालक यानी करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाले चुंबकीय बल के सिद्धांत का उपयोग करके जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को जो है ना ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर जो आपका कहा जाता है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो विद्युत मोटर ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर जो आपका कार्य करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और फ्लेमिंग्स का बाएं हाथ का नियम ये आपका क्या कहता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इस नियम के अनुसार जो है ना यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी यानी 4 फिंगर और आपका मिडिल फिंगर यानी मध्यमा को एक दूसरे के अगर लंबवत फैलाएं ना तो जो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, मध्यमा जो ये आपका धारा की दिशा बताता है और अंगूठा जो है ये चालक पर लगने वाले बल यानी गति की दिशा को जो आपका दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका करंट अफेयर से यह था कि पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों के F64 भाला फेंक श्रेणी में जो है ना रिकॉर्ड तौर प्रदर्शन के साथ जो है किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पैरालंपिक खेलों में भारत की तरफ से भाला फेंक स्पर्धा में जो है ना स्वर्ण पदक सुमित अंतिल, नवदीप सिंह और देवेंद्र झाझरिया ने जो आपका जीता है। जिसमें सुमित अंतिल ने जो है ना टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीत कर जो है ना ये आपके इतिहास भी जो है आपके रचे हैं। तो यहाँ पर मतलब कि F64 भाला फेंक श्रेणी में आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी सुमित अंतिल आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आया था कि DRDO और आपके भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाला जो आपका वल्स जो आपका SRSAM मिसाइल का जो है ना सफल उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प भी आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वल्स SRSAM जो है ना ये आपका कम दूरी की सतह में हवा से मार करने वाला जो आपका मिसाइल है और इसका जो सफल परीक्षण है ना ये मुख्य रूप से जो है एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा के तट से जो आपका किया गया था। तो चांदीपुर उड़ीसा ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में आपसे VLSRSAM का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आपका वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका साइंस में प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण जो है ना एक आपका निलंबन यानी सस्पेंशन का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मानव विज्ञान और रसायन विज्ञान के अनुसार जो है ना ये आपका जो सैंड इन वाटर यानी पानी में रेत का जो मिश्रण होता है ना एक आपका सस्पेंशन यानी निलंबन जो आपका बनता है। और निलंबन क्या होता है कि एक आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है यानी विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय यानी सॉल्यूट के जो कण होते हैं ना ये आपके विलायक में जो आपके घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में जो है आपके निलंबित रहते हैं और इन्हें आपका नग्न आंखों से भी जो आपका देखा जा सकता है। तो ये जो आपके मतलब कि निलंबन का एक उदाहरण कौन प्रस्तुत कर रहा है, तो ये आपका सैंड इन वाटर यानी पानी में जो रेत है ना ये आपका प्रस्तुत जो आपका कर रहा है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि आपके रासायनिक विज्ञान में अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि रसायन विज्ञान के नियमों के अनुसार प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है आयनों के आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस के कारण जो आपका होता है। और जब 2 जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन को मिलाया जाता है ना तो उनके आयनों के आदान प्रदान से एक आपका इनसॉल्युबल सॉलिड यानी अघुलनशील ठोस पदार्थ जो आपका बनता है। तो उसे ही जो आपका प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप और इस पूरी प्रक्रिया को जो है ये आपका अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रेसिपिटेशन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो आपका कहा जाता है, तो ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया है कि मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो देखिए, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होकर अघुलनशील ठोस बनना जो है ना, ये आपका मुख्य विशेषता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न कि भौतिक के नियम के अनुसार विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए जो है ना, कौन सी दो आवश्यक शर्तें अनिवार्य है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो है ना, ये आपका एक क्या है, तो एक आपका वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जो है ना पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए जो है 2 सबसे आवश्यक शर्तें जो है आपका जरूरी है। और वो 2 शर्तें कौन कौन सा है? तो एक तो आपका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, और दूसरा आपका दिशा यानी डायरेक्शन जो ये आपका होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस विकल्प में जो आपका दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र में रक्त को उल्टी दिशा में बहने यानी बैक फ्लो से रोकने के लिए जो है ना, कौन सी विशेष संरचना जिम्मेदार होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर के आपके सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र में जो है ना, रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने वाली जो संरचना को जो है ना, ये आपका वॉल्व्स जो है आपका कहा जाता है। और ये वॉल्व्स जो है ना, ये हृदय के कच्छों और सिराओं यानी वेन्स में जो आपके पाए जाते हैं, जो ये आपका सुनिश्चित करता है कि रक्त केवल एक ही दिशा यानी यूनि डायरेक्शनल में जो है आपका प्रभावित हो। तो वॉल्व्स जो है आपका कहा जाता है। तो वॉल्व्स किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर केमिस्ट्री में आता है कि जब एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ आपका अभिक्रिया करता है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस तीव्र बुदबुदाहट के साथ जो आपका बाहर निकलता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसी आपका एसिड यानी अम्ल के साथ कराया जाता है ना, तो मुख्य रूप से जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपका निकलता है। और इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है आपका सॉल्ट यानी लवण और आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो ये आपका निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो देखिए, जब आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन यानी आपका जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहने का मतलब कि जब आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे आपका बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 इसका सूत्र होता है, तो इसकी अभिक्रिया जब है ना आपका एसिड यानी HCl आपका क्या है, तो एक आपका एसिड है जिसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। इसका रिएक्शन अगर करवाया जाता है ना, तो आपका प्रोडक्ट क्या क्या बनता है? तो ये आपका NaCl जो कि आपका एक सॉल्ट है, H2 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका निर्माण होता है। तो कौन सा गैस निकलता है, यही आपसे पूछा गया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपसे निकलता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल्स यानी रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल के अनुसार जो है ना, परमाणु के नाभिक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका पूर्णतः सत्य दिया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो है ना, परमाणु के नाभिक से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और सही कथन आपका ये दिया गया था ना, कि परमाणु का जो केंद्र होता है ये आपका धनावेशित होता है, जिसे आपका नाभिक जो आपका कहा जाता है। और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है ना, इसी नाभिक में जो आपके समावित होते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि उन्होंने आपका ये भी स्पष्ट किया था ना, कि नाभिक का आकार परमाणु के कुल आकार की तुलना में ये आपका अत्यंत छोटा यानी लगभग 10⁵ गुना जो है ना, ये आपका छोटा होता है। ये भी आपका इसमें आपका स्पष्ट रूप से जो आपका कहा गया था। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात किया जाए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार जो है ना, परमाणु के नाभिक से संबंधित कौन सा कथन आपका सही दिया गया है, तो ऑप्शन बी वाला कथन दिया गया था कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी में होता है। तो ये कथन जो आपका सही जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि एक तंत्रिका कोशिका का कौन सा विशिष्ट भाग जो है ना, तंत्रिका आवेग की कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन्स या पेशिका तक ले जाता है, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे। तो देखिए, मानव शरीर की तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में जो है ना, तंत्रिका कोशिका के जो आपके साइटोन जिसे आपका कोशिका काय भी कहा जाता है, इससे तंत्रिका आवेग यानी नर्व इंपल्स को दूर ले जाने का जो कार्य है ना, ये आपका एक्सॉन जिसे आपका तंत्रिका काच भी कहा जाता है, इसके द्वारा जो आपका किया जाता है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो एक्सॉन ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि न्यूरॉन की संरचना में डेंड्रॉइड्स आवेग को ग्रहण करते हैं, जबकि एक्सॉन जो है ना, इसे अन्य कोशिकाओं या अंगों तक जो है ये आपका आगे यानी दूर भी जो आपका भेजता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से आता है कि यदि 500 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को जो है ना पृथ्वी की सतह से उसकी प्रारंभिक ऊंचाई की तुलना से जो है आपका दोगुनी ऊंचाई पर ले जा जाता है तो उसकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर जो है ना ये क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा सूत्र क्या होता है, PE इक्वल टू आपका क्या होता है, तो mgh, ये आपका सिंपल सा सूत्र होता है। तो मास आपका कितना दिया गया था, तो ये आपका 500 दिया गया, मतलब कि आपका मास दिया गया था mgh। यहाँ पर आपका क्या है, तो ऊंचाई आपका दोगुना जो आपका किया जा रहा है, यानी h जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो 2h जो आपका हो जाएगा। PE इक्वल टू आपका क्या निकल कर आएगा, mg इंटू 2h, तो 2 को बाहर ले लेंगे तो mgh ये आपका हो गया ना। तो यहाँ पर आपका मतलब कि 2 इन ये आपका क्या हो गया, mgh पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। तो यानी यहाँ पर आपको पूछा गया था कि उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो आपका ऊर्जा जो है आपका दोगुना हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुना कर दिया जाना तो उसका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा भी जो आपका दोगुना हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सीधे तौर पर जो है ना ये वस्तु की ऊंचाई का क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुक्रम अनुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि यदि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य आपका रक्त स्राव को रोकना है तो रक्त में मौजूद आपका जो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो प्राथमिक कार्य है ना ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर के रक्त में आपका जो व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य होता है ना ये शरीर की संक्रमण और बीमारियों से जो है ये आपका रक्षा करना यानी प्रतिरक्षा प्रणाली होता है। जिस प्रकार प्लेटलेट्स आपका चोट लगने पर जो है ना रक्त स्राव को रोकता है, उसी प्रकार श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है ना ये हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगाणुओं से लड़कर जो है शरीर को जो आपका स्वस्थ जो आपका रखता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर ले तो ये जो आपका WBC का जो प्राथमिक कार्य होता है ना ये आपका संक्रमण से लड़ना और शरीर की जो आपका रक्षा करना इसका प्राथमिक कार्य होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप बताते हैं कि यदि किसी गंभीर चोट के कारण मानव की रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कोड जो है ना ये आपका क्षतिग्रस्त हो जाता है तो शरीर का कौन सा मुख्य कार्य या फिर भाग जो है प्रत्यक्ष रूप से जो आपका प्रभावित होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आपका स्पाइनल कोड यानी रीढ़ की हड्डी जिसे आपका मेरुदंड भी कहा जाता है, इसके क्षति होने पर जो है ना मुख्य रूप से मस्तिष्क और शरीर के जो है विभिन्न अंगों के बीच आपका संदेशों का संचरण जो ये आपका प्रभावित होता है, जिसके कारण चोट के स्थान से जो है ना नीचे के अंगों में जो है आपका सेंसरी यानी संवेदी और गामक यानी मोटर क्षमताएं जो है ना आंशिक या पूर्ण रूप से भी जो आपका बाधित हो जाता है। तो ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 1 मोल एथेनॉल यानी आपका एथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है, इसके पूर्ण दहन पर जो है ना कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एथेनॉल जो होता है एक आपका हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यानी अल्कोहल है, और जब इसे ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में आपका जलाया जाता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जो आपका बनता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प यानी आपका वाटर जो आपका बन रहा है। और यहाँ पर आप समीकरण भी जो वो क्लियरली देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि समीकरण के बाईं ओर एथेनॉल जो है ना ये आपके इसका गुणांक क्या है, तो ये आपका 1 है, तो 1 हो गया। और समीकरण के दाईं ओर कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुणांक है ये कितना है, तो ये आपका 2 है। यानी स्टोइचियोमेट्री के नियम के अनुसार जो है ना 1 मोल एथेनॉल के पूर्ण दहन के लिए जो है 3 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल जो है ना ये आपका H2O जो है आपका प्राप्त होता है। तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया था, तो 2 मोल ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि जब एक धात्विक चालक को जो है ना किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना घटित होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब एक गतिमान चालक को जो है ना किसी चुंबकीय क्षेत्र में आपका रखा जाता है या किसी चालक से जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र में जो है आपका परिवर्तन किया जाता है तो उसके 2 बिंदुओं के बीच जो है ना ये आपका विभवांतर यानी जो आपका इंड्यूस्ड EMF जिसे आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है, ये जो आपका उत्पन्न होता है। और इस परिघटना को जो है ना ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो आपका कहा जाता है। तो एक विकल्प में आपका दिया गया था कि चालक के 2 बिंदुओं के बीच जो है ना विभवांतर जो है आपका उत्पन्न होता है, तो यही परिघटना जो आपका घटित होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भौतिक के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कार्य यानी वर्क डन जो है ना निम्नलिखित में से किन कारकों पर आपका निर्भर करता है, ये आपसे जो पूछा गया था, यानी किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये आपसे पूछा गया था।
जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, जब किसी वस्तु पर एक नियत बल आपका लगाया जाता है और वस्तु बल की दिशा में आपके थीटा कोण पर विस्थापन होता है, तो किए गए कार्य का जो आपका सूत्र होता है वो क्या होता है, तो W = F × S × cos थीटा होता है, जहाँ पे F आपका वर्क डन हो गया यानी किया गया कार्य हो गया, F आपका लगाया गया बल यानी फोर्स हो गया, S आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है, और थीटा जो है ये आपका बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण होता है यानी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये जो आपका थीटा होता है। तो यही आपसे पूछा गया था कि किस पर निर्भर करता है। तो ये किसी वस्तु पर किया गया कार्य मुख्य रूप से जो है ना, ये आपके लगाए गए बल, वस्तु के विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और बल तथा विस्थापन की दिशा के बीच के कोण पर जो है ना, ये आपका निर्भर करता है। तो ये आपका किस विकल्प में, तो ऑप्शन डी में जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप बताते कि जब दो समान कांच के प्रिज्मों को जो है एक दूसरे के विपरीत यानी एक सीधा और एक उल्टा संयोजन में आपका रखा जाता है और पहले प्रिज्म पर जो है आपका श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है, तो दूसरे प्रिज्म से बाहर निकलने वाले प्रकाश पर जो है ना, ये क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पर इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब दो कांच के प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टा दिशा में सटाकर रखा जाता है ना, तो पहले प्रिज्म से गुजारने वाले श्वेत प्रकाश जो है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका 7 रंगों में जो है ना, ये आपका विभाजित यानी विक्षेपित हो जाता है, और दूसरा प्रिज्म जो है उन 7 रंगों को पुनः जो है आपका संयोजित करके जो है एकल श्वेत प्रकाश किरण यानी सिंगल व्हाइट लाइट बीम के रूप में जो है आपका बाहर निकाल देता है। और इस परिघटना को जो है ना, ये आपका रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट यानी प्रकाश का पुनर्संयोजन जो आपका कहा जाता है। तो ये आपसे और ये मैं आपको बता दूं कि ऐतिहासिक प्रयोग सबसे पहले जो है ना, सर आइजक न्यूटन के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो आपका प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका 7 रंग पुनः जो है ना मिलकर एकल श्वेत प्रकाश किरण में जो आपका बदल जाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप बताते कि जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर गुजरती है, तो उस माध्यम के कण यानी पार्टिकल्स की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब ध्वनि किसी माध्यम यानी ठोस, द्रव्य या फिर गैस से होकर गति करता है ना, तो माध्यम के कण अपने स्थान से आगे गति नहीं करते हैं, बल्कि वे अपनी माध्य स्थिति यानी मीन पोजीशन के आगे पीछे जो है ना केवल कंपन यानी ऑसिलेट या फिर वाइब्रेट जो आपके करते हैं। और ये कंपन जो है ऊर्जा को एक कण से दूसरे कण में भी जो आपका स्थानांतरित करता है, जिसे ध्वनि तरंग जो आपका आगे भी जो आपका बढ़ता है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरता है, तो उससे माध्यम के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये कण अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे केवल जो आपके कंपन करते हैं और आगे गति जो आपका नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कह रहे थे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अत्यधिक वृद्धि होने पर जो है ना, समुद्री जल के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है ना, तो समुद्र इस गैस को बड़ी मात्रा में जो है आपका अवशोषित करता है, और इसके कारण जो है समुद्री जल अधिक आपका अम्लीय हो जाता है यानी मोर एसिडिक हो जाता है, जिससे उसके pH मान भी जो है ना ये आपका कम हो जाता है। और इसी परिघटना को जो है ये आपका ओशन एसिडिफिकेशन यानी समुद्री अम्लीकरण भी जो आपका कहा जाता है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अत्यधिक वृद्धि होने पर समुद्री जल के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये समुद्री जल जो है ये आपका अधिक अम्लीय हो जाता है और उसका pH मान भी जो है आपका कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कह रहे थे कि लोहे या फिर स्टील को आपका जंग यानी क्रोजन से सुरक्षित रखने के लिए जो है उस पर जस्ती यानी जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये धातुओं को जंग यानी क्रोजन से बचाने के लिए जो है ना उन पर किसी दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की विधि को जो है ना ये आपका व्यापक रूप से जो है ये आपका गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन जो है आपका कहा जाता है। और मुख्य रूप से जो है लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है ना उस पर आपका जिंक यानी जस्ते की परत जो आपका चढ़ाई जाती है, जिसे आपका गैल्वेनीकरण जो आपका कहा जाता है। तो गैल्वेनीकरण ऑप्शन सी विकल्प बी विकल्प में आपका जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी के संदर्भ में जो है ना खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन और आपका फूड वेब यानी खाद्य जाल के
मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या होता है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले अगर फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला की अगर बात किया जाए तो ये आपके विभिन्न जीवों की एक सीधी और रैखिक कड़ी यानी लीनियर चेन है, जिसमें एक जीव जो है ना आपके दूसरे जीव को जो आपके खाते हैं, और ये आपका ये दर्शाता है कि ऊर्जा जो है एक पोषी स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल से जो है दूसरे स्तर पर कैसे जो आपका स्थानांतरित होता है। उदाहरण के तौर पर अगर फूड चेन की अगर बात किया जाए तो ये आपका घास जो हो गया ये आपका एक उत्पादक हो गया, उसके बाद आपका टिड्डा जो है ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक आपका द्वितीय उपभोक्ता, और सांप जो है ये आपका शीर्ष उपभोक्ता है। यानी ये जो आपका एक पोषी स्तर से जो है दूसरे स्तर पर जो है आपका स्थानांतरित होते हैं। उसके बाद अगर फूड वेब यानी खाद्य जाल की अगर बात किया जाए तो देखिए प्रकृति में कोई भी जीव जो है ना केवल एक ही प्रकार के जीव पर आपका निर्भर नहीं करता है। एक टिड्डे को मेढक के अलावा कोई पक्षी भी जो है आपका मतलब कि खा सकता है, और जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र की कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर जो है ना एक जाल जैसा नेटवर्क बनाता है तो उसे ही आपका खाद्य जाल जो आपका कहा जाता है। और ये तंत्र को अधिक स्थिरता यानी स्टेबिलिटी भी जो आपका प्रदान करता है, जिसमें अगर ऊर्जा का प्रवाह की अगर बात किया जाए प्रवाह, तो देखिए दोनों ही प्रणालियों में ऊर्जा का जो प्रवाह है ना ये आपका हमेशा जो है यूनि डायरेक्शनल यानी एक दिशीय होता है। और इसमें आप देख सकते हैं सूर्य, उसके बाद आपका उत्पादक और उपभोक्ता, ये मतलब कि आपका यूनि डायरेक्शनल जो आपका होता है। यानी इसके अगर मतलब सिमिलैरिटी की अगर बात किया जाए यानी मतलब क्या विशेषता, सॉरी इसमें आपने डिफरेंस पूछा गया था ना, तो देखिए इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के नियम के अनुसार खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में जो आपका मुख्य अंतर ये होता है ना कि खाद्य श्रृंखला जो है ये जीवों के बीच ऊर्जा के एक तरफा यानी लीनियर प्रभाव को जो आपका दर्शाता है, जबकि खाद्य जाल जो है ना ये कई खाद्य श्रृंखलाओं को जो है एक जटिल और अंतर संबंधित यानी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो ये आपका होता है। यानी ये आपका किस विकल्प में जो आपका दिया गया है दोनों के बीच मुख्य अंतर, तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे प्रमुख और हानिकारक रसायन कौन सा, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक और आपका जो हानिकारक जो रसायन है ना ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जी आप जिसे आपका CFC भी जो आपका कहा जाता है, जो कि आपका समताप मंडल में पहुंचकर जो है ना क्लोरीन परमाणु जो आपका रिलीज करता है और ओजोन अणुओं को जो है आपका नष्ट करता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के सिद्धांत पर जो है एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इससे क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। तो इसी प्रकार से एग्जाम जब भी आपका होता है तो अभी अपने प्रश्न को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।